दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम मोदी ने चुनाव से पहले बिहार को दिए 294 करोड़ रुपए की सौगात। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को 294 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इस कड़ी में समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में 74 करोड़ रुपए की लागत से बने कृषि व्यवसाय और ग्रामीण प्रबंधन भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन भी किया। उद्घाटन के साथ ही यहां शैक्षणिक गतिविधियों के नए अध्याय की शुरुआत हो गई। शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए करीबन 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम, 27 करोड़ की लागत से बनने वाले छात्रावास और 11 करोड़ की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस की शिलान्यास भी किया गया। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से लाखों लोग ऑनलाइन जुड़े थे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बिहार में उपलब्ध संसाधन और यहाँ के लोगों खासकर युवाओं की भूमिका को अहम बताया। इस कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय के प्रांगण में शिक्षकों, वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के लिए बड़ा सा पंडाल बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी में की। रउआ सबके प्रणाम बा से करते हुए कहा कि सैकड़ों लोकार्पण शिलान्यास गाँव के किसान के लिए भइल है। इस पर कार्यक्रम में शरीक हुए लोगों ने जमकर तालियां बजाई। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद जितना निवेश मछली पालन में हुआ, उससे कई गुना ज्यादा निवेश किया जा रहा है। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि मोदी सरकार पर राहुल का वार, चीन से कब वापस लेंगे जमीन या ये भी एक्ट ऑफ गॉड। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के साथ सीमा पर तनाव जारी है और रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने इसे घटाने की बात की है। अभी कोई ठोस फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए विवाद को कम करने पर मंथन किया गया है। अब इस बातचीत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह ट्वीट करके लिखा कि भारत सरकार चीन से हमारी जमीन लेने के लिए क्या कदम उठा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि चीनियों ने हमारी जमीन ले ली है, भारत सरकार इसे वापस लेने के लिए क्या कर रही है या इसे भी एक्ट ऑफ गॉड कहकर छोड़ दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीडीपी में गिरावट और जीएसटी के कलेक्शन में गिरावट की तुलना एक्ट ऑफ गॉड से की थी। ऐसे में अब राहुल गांधी ने इसी के बहाने चीन के मसले पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे वक्त से चीन के मसले पर मोदी सरकार पर हमलावर हैं और दावा ये कर रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस चुका है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि कल से चलेगी शताब्दी, हमसफर और एसी सुपरफास्ट सहित कई ट्रेनें, तत्काल टिकट बुकिंग शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने 80 नई ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग गुरुवार यानी कि 10 सितंबर 2020 से शुरू कर दी है। इन नई ट्रेनों में शताब्दी, हमसफर और एसी सुपरफास्ट समेत कई पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। इन ट्रेनों के लिए तत्काल टिकट की बुकिंग भी अब शुरू हो गई है। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और अभी तक टिकट नहीं ले पाए हैं तो इन नई 80 पैसेंजर ट्रेनों में तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन के पीआरएस काउंटर या फिर आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तत्काल टिकट यात्रा की तारीख से एक दिन पहले बुक किया जा सकता है, यानी अगर आप कल ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टिकट आज ही बुक करना होगा। हालांकि कुछ चुनिंदा गाड़ियों में तत्काल ई टिकट यात्रा की तारीख से एक दिन पहले ट्रेन चार्ट के तैयार होने तक बुक किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि तत्काल टिकट बुक करने का समय तत्काल बुकिंग ट्रेन के प्रस्थान करने से एक दिन पहले सुबह 10 बजे बुक कर सकते हैं। इसमें एसी क्लास के लिए 10 बजे बुकिंग होती है और नॉन एसी क्लास के लिए 11 बजे बुकिंग शुरू होती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की 5 स्टार स्कीम, अब हर आदमी को मिलेगा सीधा फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 स्टार गाँव स्कीम शुरू की है। स्कीम के जरिए गांव तक नहीं पहुंचने वाले सभी योजनाओं को अब पहुंचाया जाएगा। 5 स्टार गांव योजना के जरिए पोस्ट ऑफिस के सभी प्रोडक्ट यानी कि सभी स्कीम को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जारी किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस की सभी ग्रामीण ब्रांच गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 5 ग्रामीण डाक सेवकों की टीम को एक गाँव को सौंपा जाएगा, जहाँ इन्हें डाक विभाग के सभी उत्पादों, बचत और बीमा योजनाओं को बेचने का जिम्मा होगा। टीम का नेतृत्व संबंधित शाखा कार्यालय के शाखा पोस्ट मास्टर करेंगे। डाक निरीक्षण रोजाना ही टीम की प्रगति पर व्यक्तिगत निगरानी भी रखेंगे। ग्रामीण डाक सेवकों की टीम सभी योजनाओं के बारे में घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी।
और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि पीएम मोदी बोले लोकल के लिए जितना वोकल होंगे बिहार उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि स्थानीय उत्पादों को बिहार में जितना बढ़ावा मिलेगा आत्मनिर्भर भारत अभियान को उतना ही ज्यादा ताकत मिलेगी और बिहार उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20,050 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि बिहार के गांव को आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार अपने प्रयासों में और तेजी लाएगी। उन्होंने इस दौरान किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना संबंधी ई गोपाला ऐप की भी शुरुआत की और आधे दर्जन से अधिक योजनाओं की शुरुआत भी की। भोजपुरी में सभी के अभिवादन से अपने भाषण की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा कि अब भारत उस स्थिति तक पहुंच गया है, बढ़ गया है, जब गांव के पास ही ऐसे क्लस्टर बनेंगे जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगेंगे और पास ही उससे जुड़े रिसर्च सेंटर भी होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इन तीनों की ताकत एकजुट होकर जब काम करेगी तब देश के ग्रामीण जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे। बिहार में तो इसके लिए बहुत सी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के फल, चाहे वो लीची हो, जर्दालू आम हो, आंवला हो, मखाना हो या फिर मधुबनी पेंटिंग्स हो, ऐसे अनेक उत्पाद बिहार के जिले जिले में हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि कौशल विकास के लिए बड़े कदम उठाने की तैयारी में है दिल्ली सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़े कदम उठाकर सुधार करने के बाद अब स्किल सेक्टर में बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार के अनुसार इसके परिणाम जल्द ही दिखाई देने लगेंगे। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी ITI, पॉलिटेक्निक और कौशल विकास केंद्रों का दौरा करने की योजना बनाई है जिससे कि स्किल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार इन्हें विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले संस्थान के रूप में विकसित करने पर काम कर रही है। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को मनीष सिसोदिया ने हरिनगर और तिलक नगर स्थित ITI का दौरा किया। उनके साथ कालकाजी विधायक अतिशी भी थी। सिसोदिया ने दोनों संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों और कार्यप्रणाली के साथ ही इनकी आवश्यकताओं की भी जानकारी ली। उन्होंने बतौर शिक्षा मंत्री अपने दूसरे कार्यकाल में स्किल एजुकेशन को प्रमुख एजेंडा बताते हुए कहा कि देश और दुनिया में स्कूली शिक्षा का मॉडल पेश करने के बाद अब कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए कहा कि ये देश के साथ साथ दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। सिसोदिया ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हर बच्चे को उसकी आकांक्षा और क्षमता के अनुसार वोकेशनल शिक्षा मिले जिससे कि वह अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाए। उद्योग जगत की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक तकनीक की पर्याप्त समझ और व्यवहारिक प्रशिक्षण के जरिए स्टूडेंट को योग्य बनाया जाएगा। जरूरतमंद छात्रों के लिए वित्तीय सहायता और स्कॉलरशिप के उपाय भी किए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अगर इन 3 बैंकों में खाता है तो व्हाट्सएप पर निपटाएं बैंकिंग काम। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में फैले कोरोना संकट के बीच कई बैंकों ने ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इस समय जिस स्पीड से इंटरनेट और ऑनलाइन बैंकिंग का क्रेज बढ़ रहा है, इस बीच कई बैंक अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधाएं दे रहे हैं। इस लिस्ट में HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक शामिल है। इस समय व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों को रियल टाइम सुविधाएं मिल रही हैं। सबसे खास बात यह है कि इस सुविधा के लिए ग्राहकों से किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जा रहा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बैंक की ये खास सुविधा सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिनका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आपको इस सुविधा का लाभ लेने के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि ICICI बैंक के ग्राहक कॉन्टैक्ट लिस्ट में 86400 नंबर सेव करें और व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बैंकिंग सुविधा शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही HDFC बैंक के ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 70659 पर SMS भेजें या फिर मिस्ड कॉल करें। अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में 70659 नंबर सेव करें और हाई लिखकर भेजें। मैसेज भेजने के बाद आपको ऊपर से वेलकम मैसेज मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहक अपने मोबाइल नंबर से 9718566655 पर एक मिस्ड कॉल दें। अपने मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में इसे सेव करें और आप व्हाट्सएप पर जाएं और वहां से एक मैसेज में हेल्प लिखकर भेजें। ग्राहक अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी 3 लेन-देन की डिटेल्स भी मिलेगी। क्रेडिट कार्ड का बकाया अमाउंट चेक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली क्रेडिट लिमिट चेक कर सकते हैं। डेबिट या क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करा सकते हैं। प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर की डिटेल भी चेक कर सकते हैं। इंट्रा सेव खाता यानी कि बचत खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कोरोना ने भारत में तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। क्या राज्य, क्या देश। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्य फिलहाल पिछड़ रहे हैं। दोनों प्रदेशों में कोरोना मरीजों के बढ़ने की संख्या रिकॉर्ड है। जहां उत्तर प्रदेश में एक दिन में 7000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो रहे हैं, वहीं दिल्ली में कोरोना ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी में 24 घंटे में 7042 केस दर्ज हुए हैं, जबकि दिल्ली में पहली बार 24 घंटे में 4308 मामले सामने आए हैं। यूपी में इनमें से 94 लोगों की मौत हो गई है। रिकवर्ड पेशेंट 4605 है, जबकि यूपी में कोरोना के कुल मामले
मामले 2,92,029 के आसपास हैं। वहीं कुल मौतों की संख्या 4,206 है और कुल रिकवर्ड पेशेंट 2,21,506 हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 58,340 टेस्ट हुए हैं। वहीं संक्रमण दर 10.47% बनी है, जबकि रिकवरी रेट 85.36% है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि भारत की बात करें तो गुरुवार को कोविड-19 के 95,735 नए मामले सामने आए, जो अब तक का एक दिन में आया सबसे ज्यादा मामला है। देश में कुल अब तक 44,65,863 मामले हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 1,172 मौतें दर्ज की गई हैं, जो अब तक का एक दिन में होने वाली मौतों की सर्वाधिक संख्या है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि क्या है वह 5 सूत्रीय कार्यक्रम जिसके जरिए भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव घटाने की बनी है सहमति। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर जारी गतिरोध के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मीटिंग हुई है, जिसमें कि 5 सूत्रीय कार्यक्रम पर सहमति बनी है, जिससे कि LAC पर तनाव को कम किया जा सके और दोनों देशों के बीच एक बार फिर से विश्वास बहाल किया जा सके। दोनों देशों ने एक बार फिर से सहमति जताई है कि असहमतियों को विवाद में बदलने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही दोनों ही देशों ने ये बात भी मानी है कि बॉर्डर पर मौजूदा हालात किसी के भी हित में नहीं है। साथ ही दोनों ने इस बात पर सहमति भी जताई है कि सीमा पर दोनों ही देशों के सैनिक एक दूसरे से बातचीत जल्द ही करें और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को शुरू करें और दोनों एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि तनाव कम हो सके। दोस्तों आपको बता दें कि 5 सूत्रीय फार्मूला जो बताया गया है उसमें सैनिकों के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें, दोनों देशों के बीच में हुए तमाम समझौतों का पालन किया जाए, बॉर्डर पर शांति और सौहार्द बनाने के लिए कदम उठाए जाएं, असहमतियों को विवाद में बदलने नहीं दिया जाएगा, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म और WMCC की मीटिंग जारी रहनी चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रघुवंश की चिट्ठी पर लालू का जवाब, आप कहीं नहीं जा रहे, स्वस्थ हो जाइए फिर करेंगे बात। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के संस्थापक सदस्य रहे रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बाद सजाए याफ्ता लालू प्रसाद यादव ने अस्पताल से उन्हीं के अंदाज में चिट्ठी लिखी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने लिखा है कि प्रिय रघुवंश बाबू, आपके द्वारा कथित तौर पर लिखी एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अभी मेरा परिवार और पूरा राजद परिवार आपको शीघ्र स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है। लालू ने लिखा कि 4 दशकों में हमने हर राजनीति, सामाजिक और यहाँ तक कि पारिवारिक मसलों में मिल बैठकर ही विचार किया है। आप जल्दी स्वस्थ हो जाए फिर बैठकर बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे, समझ लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि भारत चीन 5 सूत्रीय फार्मूले पर अवैसी ने उठाए सवाल, कहा कि इनमें नया क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि AIMIM के नेता अवैसी ने भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मॉस्को में हुई मीटिंग के बाद जारी संयुक्त बयान और 5 सूत्रीय फार्मूले पर सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन से क्यों नहीं कहा कि वह लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर अप्रैल की यथास्थिति को बहाल करे, या फिर वो अपने बॉस PM की बात से सहमत हैं कि LAC पर भारतीय सीमा में चीन के सैनिक नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि अवैसी ने इस फार्मूले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें नया क्या है। बैठक में सैन्य कमांडरों के बीच वार्ता को सफल होने की अनुमति देने के लिए कौन सी इसमें नई सहमति हुई है, सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सैन्य स्तर की वार्ता में अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है और राजनाथ सिंह की राजनीतिक विफलता का बोझ सेना पर नहीं मरना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की तैयारी पूरी, 11 बजे से शुरू होगी सुनवाई। दोस्तों आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजाए याफ्ता लालू यादव की जमानत पर सुनवाई की सारी तैयारियां हो गई हैं। आज 11 बजे से लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं इस मामले में CBI की ओर से अदालत में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट से देवघर मामले में लालू को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जो अभी लंबित है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जाए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार चुनाव के मद्देनजर रामविलास का ट्वीट, मेरी तबीयत है खराब, बेटे चिराग के हर फैसले का समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट काल के बीच में ही बिहार में इस वक्त चुनावी सरगर्मी अब शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कई ट्वीट किए। रामविलास पासवान ने जानकारी दी है कि खराब तबीयत के कारण अभी अस्पताल में हैं। ऐसे में चिराग पासवान पार्टी को लेकर जो भी फैसला लेंगे वो उनके साथ हैं। रामविलास पासवान ने ट्वीट किया कि कोरोना संकट के समय खाद्य मंत्री के रूप में मैं निरंतर अपनी सेवा देश को दे रहा हूं। हर संभव प्रयास किया कि सभी जगह खाद्य सामग्री समय पर पहुंच सके। इसी दौरान तबीयत खराब होने लगी, लेकिन काम में कोई भी ढिलाई न हो, इस वजह से अस्पताल नहीं गया। केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि मेरी खराब तबीयत का एहसास जब चिराग को हुआ तो उसके कहने पर मैं अस्पताल गया और अपना इलाज करवाने लगा। मुझे खुशी है कि इस समय मेरा बेटा चिराग मेरे साथ है और मेरी हर संभव सेवा कर रहा है। मेरा ख्याल रखने के साथ साथ पार्टी के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी
निभा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि सीमा पर तनाव के बीच जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री के साथ लंबी बैठक, भारत की रणनीति से बौखलाया ड्रैगन। दोस्तों आपको बता दें कि LAC पर तनाव के बीच गुरुवार को मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच करीबन 2.5 घंटे की बातचीत हुई। विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी मॉस्को में संघाई सहयोग संगठन यानी कि CSO के विदेश मंत्रियों के बीच में हिस्सा लेने पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि बातचीत में जयशंकर ने भारत के इस मत को मजबूती से सामने रखा कि LAC पर अमन और शांति के बिना द्विपक्षीय संबंध मजबूत नहीं हो सकते। दोस्तों आपको बता दें कि मई 2020 में चीनी सैनिकों के वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण किए जाने के बाद जयशंकर और वांग यी के बीच ये पहली मुलाकात थी। मॉस्को में हुई मुलाकात के बारे में देर रात तक दोनों पक्षों की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। इससे ये संकेत मिलता है कि बातचीत का कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकला है। पिछले हफ्ते दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की भी मॉस्को में इसी हालात में बातचीत हुई थी और उसके बारे में भी आधिकारिक तौर पर बहुत देर बाद ही सूचना दी गई थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और दक्षिणी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हुई है। वहीं दक्षिणी कोंकण, गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां जारी रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश, भोपाल समेत मध्य प्रदेश के मध्य भागों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मुंबई समेत उत्तरी कोंकण, गोवा, तमिलनाडु में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी आंतरिक हिस्सों और केरल में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बरकरार रहेंगी। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंतरिक तमिलनाडु में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।